Good evening, student. Today we are going to discuss the next topic, power spectral density, and in short form we can write as PSD. Now, PSD का सिंबल आपको दिख रहा है पहले लाइन में, एस एक्स ब्रैकेट में W of a wide sense stationary random process xt may be defined as एफ एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आर एक्स टाउ। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें यूज हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें डब्ल्यू एस एस, जो हमारा था एक हमारा रैंडम प्रोसेस है। ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि डब्ल्यू एस एस प्रोसेस क्या होता है। डब्ल्यू एस एस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जो इन स्ट्रिक्ट सेंस में इसको हम स्टेशनरी नहीं कह सकते हैं, बट अगर ये प्रोसेस अगर ये स्टार्ट होता है फ्रॉम टी इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट होता है, और अगर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे जाके, देन दिस प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड एट डब्ल्यू एस एस। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था और कल मैंने आपको बताया भी था कि ये जो आपका डब्ल्यू एस एस प्रोसेस है ये आगे टॉपिकों में बहुत इम्पोर्टेंट इसका रोल है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको जो एक टर्म दिख रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली ये आपका एक ट्रांसफॉर्म होता है जिसके हेल्प से किसी भी टाइम डोमेन फंक्शन को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम चेंज करते हैं। एज वी नो अबाउट there are the so many transform just like Laplace transform, Z transform and Fourier transform. Already we are already discussed in many subject. just like अगर हम Laplace transform के बारे में बात करें तो Laplace transform करता है क्या है कि वो continuous सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करता है। सिमिलरली आपका Z ट्रांसफॉर्म होता है, DFT होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। These are all transform which are used to convert the discrete signal into the frequency domain. तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी बेसिकली जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एक्चुअली हम जब डिजिटल कम्युनिकेशन स्कीम्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे हम यहाँ पे सोर्स कोडिंग के बारे में बात करते हैं, जस्ट लाइक लाइन कोडिंग हो गया, यूनिपोलर, बाईपोलर, और फिर मैनचेस्टर कोडिंग, EMI कोडिंग। दीज आर कोडिंग एंड विच आर यूज टू कन्वर्ट द बाइनरी 1 and 0 इनटू द डिफरेंट वोल्टेज लेवल। तो हम जब डिस्कस करते हैं ये डिफरेंट लाइन कोडिंग को, तो हमें यहाँ पे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के बारे में जानना होता है कि हम जो सिग्नल भेज रहे हैं, हम जो सिग्नल में आप भेज रहे हैं पल्सेस के फॉर्म में, वो कितने इन्फॉर्मेशन को वो कंटेन कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग मीन्स अलग अलग जो आपके सिम हैं वो अलग अलग जो मेथड्स हैं लाइन कोडिंग के, कि एक बिट्स ड्यूरेशन में कितने इन्फॉर्मेशन को वो कंटेन करता है। तो पीएचडी अगर बेसिकली अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो पीएचडी डिफ़ाइन करने के लिए हम ये कह सकते हैं किस तरीके से जो है किसी भी सिग्नल जो टाइम डोमेन में है हम उसके पावर को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऑब्जर्व कर सकें। तो उसके लिए जो फार्मूला आपका यूज किया है, सिंबल हमने बता दिया, एक्स एक्स डब्ल्यू सिंबल का यूज किया गया है। देन आफ्टर फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज है जो टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करता है। अब हमें यहाँ पे जो फोरियर ट्रांसफॉर्म किस सिग्नल का लेना है, हमारा सिग्नल कैसा होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे आपका आर एक्स टाउ यूज किया गया है एज वी नो। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कहीं भी अगर आर सिंबल का यूज किया गया है देन दिस सिंबल इज कॉल्ड ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि व्हाट इज़ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, और आगे अभी भी हम डिस्कस करेंगे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या होता है। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बेसिकली उसके लिए स्टडी करने के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट मिनिमम कम से कम आपके 2 सिग्नल या 2 फंक्शन होने चाहिए। उसके बाद हम इनको अलग अलग टाइम पे सैंपल करते हैं और फिर ये जानना चाहते हैं कि उनके बीच में कितनी सिमिलैरिटी है, वो हाउ मच इज सिमिलैरिटी बिटवीन द 2 फंक्शन और द 2
सिग्नल्स। तो यहाँ पे क्या है कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को फाइंड करने के लिए हमारा जो सिग्नल होना चाहिए रैंडम प्रोसेस का, वो हमारा कैसा होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। एज यू नो, यहाँ पे एक फंक्शन आपका टाउ यूज करते हैं। तो टाउ का जो मतलब होता है आपका है लैग टाइम होता है या डिले टाइम होता है। टाउ इज कॉल्ड द लैग टाइम और डिले टाइम। तो सिंपली हियर वी कैन से, अगर आप कहना चाहें कि अगर हमें किसी भी रैंडम प्रोसेस के का पीएचडी अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फाइंड होना चाहिए। बिकॉज रैंडम प्रोसेस के बारे में आपको यही बताया गया है किस तरीके से किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को अगर हम टाइम डायमेंशन प्रोवाइड कर दें, देन दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कन्वर्टेड इनटू द रैंडम प्रोसेस। मीन्स आप कह सकते हैं कि टाइम के साथ ये हमारा चेंजेज होता है। तो इन चेंजेज को ऑब्जर्व करने के लिए हम यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का यूज करते हैं। नाउ एज वी नो अबाउट द फार्मूला ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में आपको फार्मूला पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इज रेंजेस फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आर एक्स टाउ ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टाउ डी टाउ। ये ऑलरेडी ये फार्मूला है, सिंपल आपने पहले ही फार्मूला पढ़ा होगा। अगर कोई एक्स टी फंक्शन है तो अगर आप एक्स टी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टाउ डी टाउ। Now here xt is represented in the form of the autocorrelation function of the random process. Now where rx tau is equal to autocorrelation function, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन अभी मैंने डिस्कस किया कि जब रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को जो पढ़ते हैं तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स कल मैंने डिस्कस किया था, जस्ट लाइक इसेंबल मीन होता है, टाइम एवरेज होता है। तो इसेंबल मीन में ही आपका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आता है। तो यह इसलिए यहाँ पे रैंडम प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का यूज किया गया है। ओके, नाउ दिस इज अबाउट द पीएचडी, जो आपको बताया गया है कि पीएचडी बेसिकली होता क्या है। नाउ तो एंड देन आफ्टर दस we can say that Fourier transform of autocorrelation function Rx tau of random process xt is called the power spectral density of the random process. Now simple अगर हम define करना चाहें what is the PhD, now in the simple term we can say the power spectral density is defined as the Fourier transform of the autocorrelation function Rx tau of a random process। सिंपल वे में डिफाइन करना चाहें तो हमें आप ये कह सकते हैं कि मिनिमम हमें पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को स्टडी करने के लिए हमें यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को हमें पता होना चाहिए, तभी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट द फार्मूला ऑफ द पीएचडी of the random process and then what will be the auto correlation function already मैं डिस्कस कर दिया। Now there are the some properties of the PhD. This is the very important properties of the PhD. As we know, जब हम आपको ये पता है कि जब किसी भी टाइम डोमेन को हम जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो F का टर्म आता है, बट हियर ऑल्सो W जो टर्म होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। एज वी नो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसका फॉर्मूला 2πf होता है, 2πf where f is the frequency. Now here all the property is discussed in term of the frequency, that is omega. Now the first property is the power spectral density of random process is a real function of frequency omega. ओके, तो इस पॉइंट में ये कहना चाहिए, जैसे आपको दिख रहा है जो आपका फार्मूला है एस एक्स ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आर एक्स टाउ ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टाउ डी टाउ, एंड इफ वी ब्रेक ई टू द पावर माइनस जी ओमेगा टाउ इन टर्म ऑफ द कॉस एंड साइन ओमेगा, तो आप कह सकते हैं कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस जे साइन ओमेगा टी। दिस इज द सिंपल एक्सपेंशन ऑफ द ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी। तो पहले प्रॉपर्टी के हम बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं हमारा जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होता है किसी भी रैंडम प्रोसेस का इज अ
रियल फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इज अ रियल फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो रियल फंक्शन मीन्स पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, इट वनली कंटेन द टर्म कॉस ओमेगा टी, not a sin omega t. Then in this way we can say that here the power spectral density of a random process is a real function of the frequency omega. Now the second property, that is the PSD of a random process is an even function of frequency omega. Okay. सेकेंड प्रॉपर्टी आपका ये कहना चाह रहा है कि किसी भी रैंडम प्रोसेस का अगर हम पीएचडी फाइंड करते हैं, दिस इज़ द इवन फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा का इवन फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो आप लोगों ने सब्जेक्ट सिग्नल एंड सिस्टम में आप लोगों ने इवन एंड ऑड फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। अगर कोई फंक्शन एक्स टी है एंड इफ़ यू प्लेस माइनस टी इन प्लेस ऑफ द टी एंड इफ़ वी गेट एक्स टी, then this xt function is called the even function. ओके एंड ऑल्सो अगर हम प्लेस करते हैं टी की जगह माइनस टी प्लेस करते हैं, इफ़ यू गेट द माइनस एक्स टी देन दिस एक्स टी फंक्शन इज कॉल्ड द ऑड फंक्शन। तो आपके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे अगर हम बोलें कॉस टी, अगर बोलें तो कॉस टी हमारा क्या होता है, वो इवन फंक्शन होता है। मीन्स अगर आप कॉस टी में टी की जगह माइनस टी प्लेस करें देन कॉस माइनस टी इज इक्वल टू कॉस टी। सिमिलरली साइन टी आपका जो था वो ऑड फंक्शन होता है। साइन टी ऑड फंक्शन मीन्स अगर आप टी की जगह माइनस टी प्लेस करें देन वी गेट साइन माइनस टी इज इक्वल टू माइनस साइन टी। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो इस तरीके से अगर हम क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, क्वाड्रेंट रिस्पेक्ट में जैसे आपका 4 क्वाड्रेंट होते हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। और क्वाड्रेंट होता क्या है, व्हेन इज द एंगल lie between 0 to 90, then this quadrant is called first quadrant, 90 to 180 second quadrant, 90 degree to 270 third quadrant, and 270 to 360 that is the fourth quadrant. तो अगर आपका कोई भी सिग्नल जो होता है, अगर आपका फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करे, मीन्स दिस इज द सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस, then the signal is called a random, then signal is called the even signal. And when the signal is lie between the first and third quadrant, then we can say that the signal is the odd function. तो इस प्रॉपर्टी में से यही कहना चाह रहा है कि अगर हमने जो पीएचडी फाइंड किया हुआ है एक्स ओमेगा, अगर ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा प्लेस करें तो उसकी दोनों की वैल्यू आपकी सेम होगी। ठीक है, मीन्स एक्स ओमेगा इज इक्वल टू एक्स माइनस ओमेगा। तो ऑलरेडी आपने जो पहला ही प्रॉपर्टी जिसमें बताया गया था कि आपका सिर्फ वहाँ पे वो क्या कहते हैं, पहले प्रॉपर्टी बताया गया था रियल फंक्शन ऑफ ओमेगा। तो रियल फंक्शन मीन्स जब आप ई टू पावर माइनस जो ओमेगा टी को आप ब्रेक करते हो तो उसका जो रियल फंक्शन आपका कॉस का होगा। तो मीन्स पहले प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो रहा है, आपको सिर्फ कॉस का टर्म मिलेगा। ओके, एंड आफ्टर दैट जब आपको कॉस का टर्म मिल रहा है तो आपने, तो अगर हम वहाँ पे फिर उसके ओमेगा जब माइनस ओमेगा प्लेस करें तो आपको कॉस ओमेगा ही मिलेगा। ठीक है, देन हियर वी कैन से दैट कि जो हमारा पीएचडी होता है रैंडम प्रोसेस का इज एन इवन फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो सिंपली हियर वी कैन राइट इन टर्म ऑफ द एस एक्स ओमेगा इज इक्वल टू एक्स माइनस ओमेगा। ओके, this is second property. And after that third property, PSD of a random process xt is a non-negative function of omega. That is, मतलब किसी भी रैंडम प्रोसेस xt का अगर हम PSD फाइंड करते हैं, इट इज़ द नॉन निगेटिव फंक्शन ऑफ ओमेगा, दैट इज एस एक्स ओमेगा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो हम ये कह सकते हैं, हम मतलब ओमेगा की कोई वैल्यू लें, ओमेगा की वैल्यू आप निगेटिव लें या पॉजिटिव लें। निगेटिव मीन्स व्हेन इट रेंजेस फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट टू 0 और फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट। ठीक है, मीन्स निगेटिव वैल्यू भी लें और पॉजिटिव वैल्यू लें। इन ऑल द केस ऑफ द वैल्यू ऑफ द ओमेगा, द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द रैंडम प्रोसेस एक्स टी इज अ नॉन निगेटिव फंक्शन ऑफ ओमेगा, दैट इज एस एन ओमेगा greater than equal to 0 for all value of the omega. These are the three properties
of the PSD of random process. फर्स्ट वन इज द जो पहला प्रॉपर्टी आपको बताया गया इट इज़ द रियल फंक्शन ऑफ द ओमेगा. सेकेंड वन इज द इट इज़ द इवन फंक्शन ऑफ द ओमेगा. एंड थर्ड वन इज द नॉन निगेटिव फंक्शन ऑफ ओमेगा. तो दो तीनों प्रॉपर्टी जो डिफाइन किए गए हैं दैट इज डिफाइन एंड विद रिस्पेक्ट टू द ओमेगा. After that, one more important parameter which are defined in the power spectral density, that is the cross power spectral density. Then what is the cross power spectral density? Because हमने पिछले लेक्चर में आपको ये डिस्कस किया था, जब हम किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं देन हियर वी आर यूजिंग द टू random variable x and y, and x which represent the transmitter and y represent the receiver, and between the x and y there is a channel through which the information can be sent. तो कहीं भी अगर आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है या आपके एक्स एंड वाई रैंडम वेरिएबल है तो ऑब्वियस सी बात हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट भी होगा, क्योंकि हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की रियल वैल्यू को ही हम रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में डिफाइन करते हैं. और फिर उस रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें देन दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट कन्वर्टेड इनटू द रैंडम प्रोसेस, इस तरीके हम डिफाइन करते हैं. तो कहीं भी अब यहाँ पे आपका जो एक क्रॉस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो डिफाइन किया हुआ है इट इज़ अ जॉइंटली डिफाइंड बिटवीन द टू रैंडम प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द एक्स टी एंड वाई टी एंड मे बी डिफाइंड एज एस एक्स ओमेगा. अब हमने जैसे पिछले वाले फार्मूले में सिंपल अगर एक आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए डिफाइन किया प्रोसेस के लिए तो आपने एक्स एक्स यूज किया था, बट हियर देयर इज द टू रैंडम प्रोसेस एक्स टी एंड वाई टी, देन इट कैन बी रिटन एज एक्स एक्स वाई दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द आर एक्स वाई टाउ. तो अब हमारा जो यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो डिफाइन होगा वो बिटवीन द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई के बीच में आपका डिफाइन होगा. ओके, देन आफ्टर दैट अब हम ये कह सकते हैं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म तो फार्मूला वही हो गया. अब हमारा सिग्नल कैसा होगा, अब अभी तक हमने जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो डिफाइन किया था वो एक सिंगल फंक्शन के लिए हमने डिफाइन किया दो अलग अलग टाइम इंटरवल पे, बट इन दैट केस इस केस में अब दोनों रैंडम प्रोसेस के अलग अलग हम सिग्नल्स को लेंगे और उस सिग्नल के बीच में हम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को डिफाइन करेंगे. और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को डिफाइन करने के बाद हम जो पैरामीटर डिफाइन करेंगे आर एक्स टाउ सिंपली, तो ये तो मिल गया. एंड द एड वी नो द फार्मूला एक्स एक्स वाई ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आर एक्स वाई टाउ ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टाउ डी टाउ. तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक और फार्मूला हमने डिस्कस किया. हमने जॉइंटली दो रैंडम प्रोसेस को लेकर हमने स्टडी करके ये हमने पैरामीटर को डिफाइन किया. ओके, तो ये आपके दो पैरामीटर. तो अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस किया क्योंकि अभी आपका यूनिट फर्स्ट चल रहा है. यूनिट सेकंड में आप जब लाइन कोडिंग पढ़ेंगे तो लाइन कोडिंग का आप सबका पीएचडी फाइंड करेंगे. ठीक है, पीएचडी मीन्स कितने पावर को वो कंटेन कर रहा है, कितने पावर को एक बिट ड्यूरेशन में कितने पावर को वो कंटेन करना, वो चीज़ आपको स्टडी करना है. तो ये आपने पढ़ लिया पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का आपने फार्मूले पढ़ लिया, फिर आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में जान लिया, फिर आपने प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लिया, उसकी तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो जान लिया आपने. एंड आफ्टर दैट आपने प्रॉपर्टी जान लिया. फिर वन मोर क्वांटिटी विच आर डिफाइंड विद बाय टेकिंग द टू रैंडम प्रोसेस एक्स टी एंड वाई टी, वो देख लिया आपने. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नाउ the next topic there is one more important topic is the auto correlation function. तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन मैं प्रीवियस लेक्चर में डिफ़ाइन कर चुका था. प्रीवियस लेक्चर में जब आपको मैंने डिफ़ाइन किया था तो हमने आपको वो बताया गया था कि वो कैसे होता है, क्योंकि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो ये आपका जो पैरामीटर आता है वो इसेंबल मीन या इसेंबल एवरेज के अंडर में आता है. तो जो कल हमने बताया था मैंने आपको कि इसेंबल मीन या इसेंबल एवरेज क्या होता है, जब मैं डिस्कस किया था. इसेंबल मीन के लिए आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसेंबल डिफाइन किया. इसेंबल क्या था आपका, कलेक्शन ऑफ द
वेव फॉर्म। और उन वेव फॉर्म को अगर आप इस वेव फॉर्म को आप जो है किसी पीरियड के लॉन्ग अगर आप उसको फाइंड करेंगे तो वो आपका इसेंबल मीन होता है, जस्ट लाइक आपने मीन का फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हो। फिर वहाँ पे आपने डिफाइन भी किया था कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या होता है। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बेसिकली डिफाइंड एज द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू सिग्नल्स और टू फंक्शंस। ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में बी डिफाइंड एज ए मेजर ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन अ सिग्नल और प्रोसेस एंड इट्स रेप्लिका बाय अ वेरिएबल अमाउंट। तो वही चीज़ मैंने डिस्कस किया है कि व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन। देखिए अगर होता क्या है कि अगर आपके मान लिया हमने दो साइन वेव लिया हुआ है और वो कहीं पे फ्लो कर रहा है, तो अगर तो दोनों साइन वेव के बीच में कितनी सिमिलरिटी है, तो हम इस ऑटो कोरिलेशन के हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि उनकी वैल्यूज़ क्या है। अगर वो दोनों सिग्नल या दोनों फंक्शन आपके सेम है, पूरी तरीके से सिमिलर है, देन इसकी वैल्यू आपकी 0 होगी। बट अगर दोनों में कुछ भी अगर डिफरेंट है तो कुछ ना कुछ आपके इसमें वैल्यूज आपको मिलेंगे एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। देन वन मोर रेप्लिका। रेप्लिका आप जानते हैं कि जैसे अपोजिट हो गया, वाई एक्सिस के अबाउट अपोजिट हो गया, तो उसमें यही कहना चाह रहा है कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन या तो आप उसके लिए दो सिग्नल लो या दो प्रोसेस हो या इट्स रेप्लिका हो, तो इनके बीच में हम सिमिलरिटी को फाइंड करते हैं और कुछ ना कुछ उनकी वैल्यूज़ होती हैं। अगर कुछ वैल्यूज हैं देन इट डिफाइन द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ ए स्टेशनरी प्रोसेस में बी डिफाइंड एज। तो अब हमें यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हमें जो डिफाइन करना है वो विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी प्रोसेस एक्सटी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है। तो स्टेशनरी प्रोसेस के बारे में कल मैंने आपको डिस्कस किया और सिंपली यहाँ पे वही किया गया है कि आपने यहाँ पे जैसे कल आपने जो वेव फॉर्म पढ़ा था, जब मैंने आपको एन आइडेंटिकल रजिस्टर में थर्मल इलेक्ट्रॉन मोशन के द्वारा जो थर्मल नॉइज वोल्टेज के बारे में स्टडी किया था, जिसमें आपने एन आइडेंटिकल रजिस्टर लिया था और फिर आपने वहाँ पे अलग अलग टाइम इंटरवल पे सैंपल किया, दैट इज टी इज इक्वल टू T1 एंड T इज इक्वल टू T2। हियर ऑल्सो आपने यहाँ पे दो टाइम लिया हुआ है, एक TJ लिया हुआ है, एक आपने TI लिया हुआ है, ठीक है, मीन्स आपने टाइम लिया हुआ है। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या डिफाइन किया हुआ है, RX ब्रैकेट में TJ माइनस TI। TJ क्या है, TJ और TI क्या, ये आपका सैंपल टाइम है उस पर्टिकुलर सिग्नल का और रैंडम प्रोसेस और फंक्शन का, इज इक्वल टू E एंड E इज द एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर, देन ब्रैकेट में X TJ and multiply by XTI, that is for any TJ and TI। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो आपका डिफाइन किया गया उसके लिए कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट दो टाइम हमारे होने चाहिए जो TJ और TI से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर हम एक एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर जो E से फाइंड कर रहे हैं और E से फाइंड करने के लिए उस सिग्नल के या उस प्रोसेस का रैंडम प्रोसेस का अलग अलग टाइम इंटरवल उसके एम्पलीट्यूड को लिया गया और वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट किया गया, वो X से रिप्रेजेंट किया गया किसी एनी टाइम TJ एंड TI। आगे लिखा हुआ है एंड वेयर XTJ एंड XTI are the random variables obtained by observing the process XT at time TJ and TI respectively। तो हमने जो ये आपको लिया हुआ है XTJ जो लिया हुआ है, XTI लिया हुआ है, मैंने आपसे बोला था ये आपका एक रैंडम वेरिएबल है, उसको ऑब्टेन किया गया बाय ऑब्जर्विंग द रैंडम प्रोसेस XTJ एंड TI रिस्पेक्टिवली, मीन्स दो टाइम आपका लिया गया है TJ एंड TI, उसके रिस्पेक्ट में इसको यहाँ पे ये स्टडी किया गया। तो
तो अगर हम यहाँ पे कंक्लूड करें, अगर हम यहाँ पे इस पैराग्राफ को कंक्लूड करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में एक आपका रैंडम प्रोसेस होगा जिसको xt से रिप्रेजेंट किया गया है और उसको दो टाइम पे tj और ti टाइम पे उसको सैम्पल्ड किया गया है और फिर उसका वहाँ पे वो मीन निकाला गया है, दैट इज बाय यूजिंग द एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर e एंड ब्रैकेट में xtj एंड xti. ओके, now the next paragraph. Also, the autocorrelation function depend only on the time difference tj minus ti. One more important parameter here is that the autocorrelation function को basically हम define करना चाहें, it depend only on the time difference tj ti. ये टाइम डिफरेंस जो हमारा tj और ti पे भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम हमने सैंपल किया हुआ है. ठीक है, अब ऐसा ना हो कि इनका डिफरेंसेस बहुत ही कम हो. मीन डिफरेंसेस बहुत कम हो तो ऑब्वियस सी बात है, तो अगर मान लीजिए कोई हमारा वेव है तो उनके बीच में सिमिलरिटी हमेशा बनेगा. तो टाइम हमारा ऐसा होना चाहिए कि कुछ हम वहाँ पे सिमिलरिटी को समझ सकें या ऑब्टेन कर सकें या स्टडी कर सकें. तो यहाँ पे यही बताया गया है, द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन डिपेंड ओनली ऑन द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टीजे एंड टीआई. ये आपका लिखा गया है. देन यूजिंग टॉ इज इक्वल टू टीजे माइनस टीआई इक्वेशन. अब यहाँ पे क्या किया है, टीजे और टीआई को जो आपको इक्वेशन नंबर 1 जो पहला इक्वेशन था उसमें हमें रिप्लेस करना है. नाउ दिस इक्वेशन रिप्लेस्ड इन टर्म ऑफ द टाउ. Now, if we place tj minus ti is equal to tau, then the equation 1 become the rx tau and is equal to e and tj and where tj simply it can be represented by the t. हमने रिप्रेजेंट कर दिया, t से कर दिया. देन ti हमारा क्या होगा, ti हमारा क्या होगा, tau माइनस टी. या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे tj को सिंपली राइट इन द फॉर्म ऑफ द t अगर रिप्लेस कर देंगे तो हमारा आर एक्स टाउ क्या हो जाएगा, आर एक्स टाउ इज इक्वल टू ई एक्स टी मल्टीप्लाई बाई एक्स टी माइनस टाउ. मीन्स यहाँ पे टी जे को टी के फॉर्म में यहाँ पे रिप्लेस किया गया. यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं. ओके, the expression for xt and xt minus tau are viewed as a random variable and the variable tau is known as a time lag or time delay parameter. तो अभी जो आपका एक्सप्रेशन निकल कर आया है आर एक्स टाउ इज इक्वल टू ई एक्स टी माइनस टाउ, ये हमारे जो एक्सप्रेशन निकल के आए हैं इसको हम एज ए रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं. रैंडम वेरिएबल मीन्स अलग अलग दो टाइम पे. ठीक है, क्या टाइम है, एक टाइम आपका t है और एक टाइम क्या आपका है t माइनस टाउ. का मतलब है कि कुछ डिले के बाद इसको ऑब्जर्व किया गया है, कुछ इसको डिले के बाद ऑब्जर्व किया या कुछ टाइम लैग के बाद इसको ऑब्जर्व किया गया. तो ये हमारे दोनों क्या आ गए, आपके रैंडम वेरिएबल हो गए. द वेरिएबल टाउ इज नोन एज टाइम लैग और टाइम डिले पैरामीटर. तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर हैं तो हमारा जो टाउ जो पैरामीटर है इसको टाइम लैग और टाइम डिले पैरामीटर भी हम कह सकते हैं. ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम ये 2-3 पैराग्राफ को अगर बारे में अगर हम कंक्लूड करें तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन सिंपली यहाँ पे दो क्या कहते हैं, किसी भी रैंडम प्रोसेस के सिमिलरिटी को बताता है एट 2 डिफरेंट टाइम एंड ऑल्सो फिर ये भी बताया गया किस तरीके से आपका जो ये डिपेंड करता है टाइम डिफरेंसेस पे डिपेंड करता है, दैट इज टी जे माइनस टी आई टाइम डिफरेंसेस पे डिपेंड करता है, वो चीज़ डिफाइन किया गया. फिर इसमें मेन जो रोल आपका है एक टॉ पैरामीटर का, उस टॉ पैरामीटर को हम टाइम लैग और टाइम डिले पैरामीटर भी कहते हैं. नाउ in similar way power spectral density here also there is some properties of the autocorrelation function. कुछ प्रॉपर्टीज आपके हैं autocorrelation function किसके बारे में जानना है. now the first property is the ACF, द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ WSS. मैंने आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि जो आपका जो रैंडम प्रोसेस हमने बताया 3-4 टाइप के, तो उस जो हमारा सेकंड वाला प्रोसेस था वाइट सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रैंडम प्रोसेस, जिससे रिलेटेड हम PhD को भी स्टडी करते हैं और जिससे रिलेटेड हम पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हम दोनों को स्टडी करते हैं. The ACF of a WSS process xt is always an even function of the time lag. ठीक है,
इवन फंक्शन ऑफ द टाइम लैग। अभी जैसे हमने आपको पीएचडी के बारे में पढ़ा कि अगर आपका मान लीजिए वहाँ पे आपने ओमेगा जगह ओमेगा प्लेस किया, तो अगर वो वैल्यूज़ अगर आपके सेम हो जाए तो आपको क्या होगा, वो फंक्शन हमारा इवन होगा। तो यहाँ भी वही बोला गया, जो टाइम लैग जो फंक्शन हमारा है, जो टाइम लैग जो हमारा पैरामीटर टाउ है, उसके रिस्पेक्ट में हमारा ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन हमारा जो है वो इवन है। इफ़ यू प्लेस tau at the place of the minus tau in place of the tau, and then again we get the rx tau, then here we can see the ACF of the WSS process xt is always an even function of the time lag. Now second parameter, that is the mean square value of a WSS process is equal to the ACF of random process for 0 टाइम लैग। ठीक है, तो अभी आपका जो फार्मूला था वहाँ पे अभी आपका जो इक्वेशन नंबर जो आपका ये वाला इक्वेशन लिखा होगा आर एक्स टॉ इज इक्वल टू ई एक्स टी ब्रैकेट में एक्स टी माइनस टॉ जो लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे जीरो टाइम लैग का मतलब है, अगर आप यहाँ पे टॉ की जगह जीरो प्लेस कर दें तो जो इक्वेशन हमारा कैसा हो जाएगा, आर एक्स जीरो इज इक्वल टू ई ब्रैकेट में एक्स टी इंटू एक्स टी हो जाएगा। और एक्स टी इंटू एक्स टी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर टी हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप और यहाँ पे एक्स स्क्वायर टी क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं दैट इज द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द WSS रैंडम प्रोसेस। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द रैंडम प्रोसेस और इज इक्वल टू, और ये किसके बराबर होगा, ये आपका ACF के बराबर होगा ऑफ द रैंडम प्रोसेस फॉर जीरो टाइम लैग। फॉर जीरो टाइम लैग, जीरो टाइम लैग का मतलब हमने टॉक यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे जीरो कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आप टॉ को जीरो प्लेस करते हैं और वो उसकी वैल्यू अगर मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर हो जाए तो ये तो हमारा क्या होगा, ये भी एक हमारा प्रॉपर्टी है। नाउ यहाँ देखिए लिखा हुआ है आर एक्स जीरो इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर टी। नाउ द थर्ड पॉइंट, द ACF of a WSS random process has the maximum magnitude at zero time lag, that is tau नॉट। तो हमें यहाँ पे कह सकते हैं अब यहाँ पे आर एक्स टॉ लिया गया, इसका मैग्नीट्यूड लिया गया है, तो मैग्नीट्यूड इसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा वो कब होगा, जब आपका टाइम लैग क्या हो, जीरो के बराबर हो। तो किसी भी ऑटो कोरिलेशन फंक्शन अगर आप किसी भी WSS रैंडम प्रोसेस अगर आप फाइंड करते हैं और उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मीन्स आर एक्स टाउ उसका मैग्नीट्यूड कर निकालते हैं, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एट जीरो टाइम लैग, दैट इज टाउ इक्वल टू जीरो। अब नीचे आपको कुछ यहाँ पे एक ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को डिफाइन किया गया है। सिंपली ये आपका एक बेल कर्व की तरह है। बेल कर्व क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज आपने जब कभी टेम्पल में गया होगा आपने बेल शेप देखा होगा, तो वो बेल शेप ही आपका है, किस तरीके से पहले वो इंक्रीज करता है फिर जाकर वो इंक्रीज कर फिर वो डिक्रीज करता है। सिमिलरली यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो हमने डॉट डॉट लाइन से दिखाया हुआ है, डॉट डॉट लाइन जो हमारा होता है वो फास्ट वेरिंग रैंडम प्रोसेस होता है। फास्ट वेरिंग रैंडम प्रोसेस मीन्स बहुत तेज़ी से इंक्रीज किया, मैक्सिमम पहुँचा, बहुत तेज़ी से डिक्रीज कर जाना। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ऊपर के जो दो कर्व हमारे हैं, दिस इज कॉल्ड द स्लोली वेरिंग रैंडम प्रोसेस, इसको डिफाइन किया गया। मीन्स ये बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इंक्रीज होने के बाद फिर मैक्सिमम जाएंगे, फिर मैक्सिमम होने के बाद धीरे धीरे फिर से डिक्रीज और फिर से नीचे चले आएंगे। तो ये आपका रहा ये एक आपका, तो इस टाइप के अगर आपके कर्व होते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को मिलने यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आपको जो डिफाइन किया गया है वो फास्ट वेरिंग रैंडम प्रोसेस और स्लोली वेरिंग रैंडम प्रोसेस के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है। तो ये कुछ आपका टॉपिक था। तो अभी मैंने ये आपको यही बताया गया, दो टॉपिक मैंने डिस्कस किया आपको है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन डिस्कस किया है और हमने एक चीज़ और डिस्कस किया है पीएचडी। तो पीएचडी तो किसी भी रैंडम प्रोसेस को स्टडी करने के लिए जो आपके ये दोनों पैरामीटर हैं, दैट इज़ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन
or power spectral density, it is a very important parameter which are used to study the random process. This is all about today topic. Okay, thank you.